हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वार विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो 8th ग्रेड बैंडिट और हमारा जैंग दोनों फाइट कर रहे होते हैं। उतने में पीछे से आंटी ये आ जाती है, आने के तुरंत बाद एक छोटा सा पत्थर फेंक के उस 8th बैंडिट को नीचे गिरा देती है। देखने के बाद जैंग बोलने लगता है कि आंटी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, पर इसके आगे आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके आगे मैं संभाल लूंगा। ये बोल के अपना पूरा पावर यूज करके वो जैंग उस 8th बैंडिट पर एक जोरदार मुक्का कर देता है। पर इस पंच का असर उस 8th बैंडिट पर घंटा भी नहीं होता, इसके वजह से वो हंसते हुए बोला होता है, क्या तेरे अंदर इतना ही दम है क्या? अगर ऐसी बात है अब तुम मरने का समय आ चुका है। ये बोल के अपना उड़ाली उड़ा के एक जोरदार अटैक जैंग पर करने वाले होता है। ये देखने के बाद आंटी चिल्ला रहे लगती है कि संभाल के पीछे की तरफ वो अटैक कर रहा है। उतने में जैंग इस रेस्टोरेंट के पास आते हैं। आने के तुरंत बाद इसके रेस्टोरेंट के बैनर को वहां पर ले जाते हुए बोल रहा होता है कि आंटी मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट के बैनर को थोड़ी देर यूज कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये बोल के 8th बैंडिट के सामने जाते हैं। तुरंत बाद इस बैनर के अंदर की पूरी एनर्जी यूज करके उस 8th बैंडिट पर जोरदार अटैक कर देता है। और वो अटैक इतना पावरफुल होती है कि ये बिल्कुल ही उसे ब्लॉक ही नहीं कर पाते। इसके वजह से इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं वही पे। इसके बाद ये अपने मनी मान सोचने लगते, मुझे लगा था इस बैनर के अंदर थोड़ा बहुत तो शॉर्ट की होगी, पर इसके अंदर इतना सारा होगा मैं बिल्कुल ही सोचा ही नहीं था। इसका मतलब है कि आंटी ए को मैं कितना स्ट्रांग समझा, उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग निकल गए। ये सोचता उस बैनर को फिर से आंटी ए को दे देते हैं। इसे लेने के बाद आंटी ए अपने मनी मान सोचने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जैसे स्वाड रूट से नॉर्मल इमोर्टल्स को मारते हैं, पर इस जैसे चीटी को मारने दिया, और मैं वादा करता हूँ आगे से इस जैसे गलती मैं बिल्कुल भी होने ही नहीं दूंगी। तब जैंग बोला होता प्लीज मुझे माफ कर दिया आंटी जी, क्योंकि आपके परमिशन के बिना मैं इस बैनर को यूज किया और इसके वजह से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। ये सुने बाद आंटी से ज्यादा वो बोल रहे होते हैं, हाँ मैं माफ करने के लिए माफ कर सकता हूँ, पर मेरा एक कंडीशन है, तुम मेरे रेस्टोरेंट के अंदर कभी भी नहीं आओगे। और ये सुने बाद जैंग अपने मनी में सोचने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है आंटी ये का पीछे का कहानी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेंज है। इसकी वजह से ये इतना स्ट्रांग होने के बाद भी यहाँ पर छुपी पड़ी है। इसके बाद हमारा जैंग थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो जूसा अंकल के यहाँ पर पहुंच जाता है। और तभी ये 6th बैंडिट मास्लू उसके साथ 2 और बैंडिट्स आ जाते हैं उसी हाल के यहाँ पर, और इसका बनक जैंग को भी लग जाती है। इसके वजह से पीछे मुड़कर बोल रहा होता है कि मास्लू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और तभी से देखने के बाद वो मास्लू बोलने लगता है, मानना पड़ेगा भाई तुम्हें कल्टिवेटर बिल्कुल नहीं, फिर भी तेरे अंदर काफी ज्यादा गामड़ और काफी ज्यादा हिम्मत है। और ये सुने बाद जैंग अपने मनी में सोचने थे, ये लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं इन्हीं में से एक बैंडिट को मार डाला, इसके वजह से ये मेरे से बदला लेने के लिए आ चुके होंगे यहाँ पर। और इसका एक्सप्रेशन देखने के बाद ये मास्टर लू बोलने लगता है, नहीं नहीं तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर नहीं आए, बल्कि हम ये जूस अंगाल में छुपा पड़ा वो चेन फैमिली के कमीने चेन शाओ भाई को मारने के लिए आए हैं। ये सुनने बाद जैंग बोलने लगता है कि मास्टर आपको भी अच्छी तरह से पता है कि ये जूस अंगाल सिर्फ एक तीर से निकला हुआ एक एरो जैसा है, और वो एरो किसी को भी मार सकती है, पर वो किसको मारना है वो एरो चलाने वाले पर डिपेंड है। तो इसलिए आप पहले वो एरो चलाने वाले को मार दीजिए, वो यानी उस मास्टरमाइंड को मार दीजिए। ये सुनने के बाद मास्टर लू बोलने लगता, हाँ तुमने सही बोला जैंग, क्योंकि ये सारे जूस अंगाल के लोग एक एरो की तरह है, और वो एरो की टारगेट और कोई नहीं बल्कि हमारा ग्रेट बैंडिट हाल है। तो इसलिए हम पहले उस एरो को बर्बाद कर देंगे, उसके बाद उस एरो चलाने वाले को बर्बाद करेंगे। ये सुनने बाद जैंग बोलने लगता है कि इस एरो को बर्बाद करना आप जितना आसान समझे, सामने से उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ आने वाली एक एरो नहीं बल्कि उसके रूप में आने वाली एक बड़ा सा स्पीयर है। ये सुनने के बाद मास्टर लू को गुस्सा आ जाता है, इसकी वजह से बोलने लगता है, वो जो भी हो उसे मैं बर्बाद करके ही रहूंगा, उसके बाद वो शाओ भाई को जान से ही मार डालूंगा, क्योंकि हम सारे बैंडिट्स इतना दूर आ चुके हैं कि इसके वजह से हम पीछे बिल्कुल ही हट नहीं सकते। ये सुनने के बाद जैंग बोलता है, मास्टर लू आपने पहले मुझे काफी ज्यादा मदद किया, वो सारे पैसे देंगे, तो इसलिए मैं आपको ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि वो जूस अंगाल की लीडर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो अपने स्ट्रेंथ को सिर्फ छुपा रहे हैं सभी लोगों से, तो इसलिए आप वहां पर जाएंगे तो वहीं पर जरूर मर जाएंगे, तो इसलिए मेरा मात मान दीजिए और यहाँ से पीछे हट जाइए। ये सुने बाद मास्टर लू वहां से जाए तो बोला होता है, ये सारे बकवास सुनने के लिए अब मेरे पास समय नहीं है, मुझे पहले जाकर उस शाओ भाई को जान से मार डालना है। ये बोलने के बाद वो जूस अंगाल के सामने पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद चिल्लाने लगता है, जूस अंगाल चुपचाप वो शाओ भाई को हमें दे दो, वरना तेरा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। ये सुने के बाद अंदर से आवाज आने लगती है कि अगर मैं शाओ भाई को बाहर भेजूंगा तो उसके साथ तुम क्या करोगे? ये सुने के बाद मास्टर लू जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं उसे जान से ही मार डालूंगा। इसके बाद अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती, इसके वजह से मास्टर लू उसके अंदर जाने लगता है, पर उतने में अंदर से एक एनर्जी से बना हुआ तलवार आ जाती है। आने तुरंत बाद इसके पैर के साथ चोट पहुंच जाती है, इसके वजह से नीचे गिर जाता है। अभी अंदर से आवाज आने लगते हैं, हमारे जूस अंगाल नॉर्मली सभी लोगों को वेलकम करते हैं, पर अगर कोई भी परमिशन के बिना यहाँ पर आया तो उसके जान से भी मार सकती है, तो इसलिए अगर तुम्हें नहीं मारना तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुझे बेरहमी से मार डालूंगा। और सारे बात सुनने के बाद भी मास्टर लू बिल्कुल ही हार नहीं मानता, अंदर जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है, और तभी अंदर से एक और तलवार आ जाती है। आने के तुरंत बाद इसका हाथ को पूरी तरह से काट देती है। इसके वजह से मास्टर लू को काफी ज्यादा दर्द होने लगते है, इसके वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर भी ये मास्टर लू हार बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि फिर भी वो शाह भाई को मारने के लिए अंदर जाने की कोशिश किया जा रहा होता है और आगे बढ़े जा रहा होता है। और तभी हम उसी जूस अंगाल के अंदर से एक लड़की हाथ देखते हैं, और उसी हाथ के अंदर से वो तलवार निकलते हैं। निकलने के तुरंत बाद इस मास्टर लू के माथे पर लग जाते हैं, इसके वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अब जैंग दोनों बाकी बैंडिट से बोल रहा होता है, अगर तुम्हें भी मारना नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ और ये पैसे लो, लेने तुरंत बाद मास्टर लू को अच्छे से फ्यूनरल कर दो। ये बोलने के बाद ये जैंग सीधा उस जूस अंगाल के अंदर एंट्री मार लेता है, और एंट्री मारने के बाद वो देख लेता है वहां पर वो अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो जूस अंगाल के
लीडर फेफे ही होती है। और तब जैंग को देखने के बाद फेफे बोलने लगते ओहो बच्चे हम दोनों फिर से मिल गए इतना जल्दी। ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता हाँ हम इतना ही जल्दी मिल गए और मुझे पूरा यकीन है कि आगे जाकर हम दोनों और भी ज्यादा मिलते रहेंगे, तो इसलिए मैं क्या पूछ सकता हूँ आपको मैं क्या बुलाऊं। ये सुनने के बाद फेफे बोलने लगते हाँ मेरा असली नाम तो जुआंग फेफे है पर तुम काफी छोटे बच्चे हो ऐसा बुलाने के लिए, तो इसलिए मुझे बिग सिस्टर कह के बुलाओ आपसे। ये सुनने के बाद जैंग मुस्कुराते बोला होता है क्या सच में मैं भी हमेशा एक बिग सिस्टर को चाहता हूँ, फाइनली मुझे एक बिग सिस्टर मिली गई। ये सुनने के बाद फेफे भी बोलने लगता हाँ मैं भी हमेशा एक छोटा भाई को चाहती थी, फाइनली मुझे भी वो छोटा भाई मिली गया। ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है अगर हम दोनों भाई बहन बन गए तो उसके बाद एक बहन एक भाई को बिल्कुल ही मारने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उसको कितना भी सीक्रेट मालूम हो तब भी। ये सुनने के बाद फेफे इसके और भी पास आकर बोलने लगते हैं कि नॉर्मली कोई भी किसी को नहीं मारता, अगर वो अपने औकात से बाहर नहीं गया तो। अब मैं तेरे बड़ी बहन बन गया तो इसलिए मैं तुझे एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बच्चा था वो भी 10 साल का था, वो भी तेरे जैसा काफी ज्यादा स्ट्रांग और टैलेंटेड था और उस बच्चे की खूबसूरत बड़ी बहन थी और हर बार ये बच्चा जाकर उस खूबसूरत बड़ी बहन के मामले में उंगली करता रहा। और क्या तुझे पता है इसके बाद क्या हुआ? एक दिन आ गया उसके बाद वो उस बड़ी बहन के सब्र पूरी तरह टूट चुका था, इसके वजह से उस बच्चे की उंगली काट दिया, उसके बाद उसका गला ही काट दिया। इसके वजह से वो टैलेंटेड 10 साल का बच्चा 10 साल का उम्र है मर गया। आए है उसके बारे में सोचते मुझे काफी ज्यादा तरस आ रहा है। ये सुने पर जैंग बोला था वो बच्चा मेरी तरह टैलेंटेड होगा पर वो 10 साल का है और मैं 11 साल का ऑलरेडी बन चुका हूँ और मुझे मेरे उम्र को ऐसे ही बढ़ा दे रहे हैं काफी ज्यादा पसंद है। ये सुने बाद फेफे मुस्कुराते हुए बोला होता हाँ मुझे पूरा यकीन है तुम आगे जाकर एक अच्छा सा मार्शल आर्टिस्ट बनोगे, पर अगर तुम इस दुनिया के अंदर जिंदा रहना चाहते हो तो वो भी काफी लंबे समय तक तेरे पास ताकत के साथ वो थोड़ा बहुत अकल भी होना चाहिए। ये बोल ही रहे थे तभी ऊपर से शाओ भाई आ जाते, आने के तुरंत बाद बोलने लगते जैंग ऊपर आ जाओ मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुने तुरंत बाद जैंग ऊपर की तरफ आ जाते हो, तब ये दोनों एक टेबल के पास बैठकर बात कर रहे होते, तब ये जैंग पूछने लगता है तो बोलो शाओ भाई तुम मेरे से कौन सा इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में बात करना चाहते हो। ये सुने तुरंत बाद शाओ भाई कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं बोलता, इसके बाद बोलने लगता है कि मेरे चैन फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और तभी हमारे ये एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।